गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कैसे हाल है आप सभी के? सब मस्त? हम भी मस्त। चलिए सर, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube एक न्यू चैनल एंड टू एंड साइंस 369 का। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ आपके लिए काम किया जा रहा है, ठीक है ना। ये चैनल आपका है, आपको ही जोड़ना है, आपको ही अपने उन बच्चों को लाना है जो कहीं पर भी किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब जिनकी पढ़ाई के बीच में पैसा दिक्कत हो रही है, उन्हीं बच्चों को इसके पास इस चैनल पर लाना है, ठीक है ना। मैं एक माध्यम बना हुआ हूँ आपके द्वारा, और आप उन बच्चों का माध्यम बनिए जो कहीं पर पढ़ते पढ़ते बेचारे फीस नहीं दे पाते हैं या फीस के कारण नहीं पढ़ पाते हैं और अपने ख्वाब को बस वो रोने लगते हैं। तो मैं उनके चेहरे पर हंसी लाना चाहता हूँ, और इसी कारण से आपका क्या बनाया गया है, एक नया यूट्यूब चैनल आपका ही बनाया गया है, एंड टू एंड साइंस 369 को, ठीक है ना। तो वेलकम बैक। आपको पता है ना, पिछली बार हमने 2 हाई स्कूल के मैथ के 2 लेक्चर किए हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और तो स्किप तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा आपको। मैथ को पढ़ने के लिए अच्छी चीज की जरूरत है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने उसी बात पर। नारा तो लगा दो कि अगर पढ़ने का है दाम तो फ्री कोर्स देंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए इसी बात पर एक और फ्री कोर्स की तरफ को और क्वेश्चन की तरफ को। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका बोर्ड पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा था आपको कि हम इस चैनल पर केवल ट्रिक के माध्यम से काम करेंगे, हमें कुछ इतना याद नहीं करना है, केवल समझना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। रट्टा नहीं करना है, ये रटना नहीं है, या किसी चीज को बिल्कुल ऐसे नहीं करना है बिल्कुल जैसे वो करते हो। तो देखो आज इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से ट्रिक के द्वारा नापेंगे जिस तरीके से हमें पता चल गया। चलिए सर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि HCF 306 657 बराबर 9 है तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए, ठीक। HCF दिया है, LCM दिया है, तो कहीं कुछ याद आ रहा है HCF और LCM में? हाँ, एक बात मेरी याद आ रही, HCF गुणा LCM वो किसी चीज के बराबर था, बताओ। नहीं पता ना, मैथ की किताब साथ रखा करो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि जांच कीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है, उसके द्वारा जांच करनी थी। तो देखो एक फॉर्मूला हमसे इससे याद हो गया कि इसके द्वारा हमें ये है। तो हम देखो चलते हैं हल करने की तरफ कि हल कीजिए या सोल्व कीजिए। तो जो दिया है पहले उसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे HCF 306 657 बराबर है 9 के, ठीक। अब इसको दिया है, जिसको दिया गया है उसको भी हम लिखेंगे 306 657 बराबर क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन में दिया हो उसे लिख लेते हैं, ये खुद बताते हैं। तो ये कहीं हमारा फॉर्मूला बनाते नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM, ठीक ना बच्चों। ये हमें दिया गया था, हमें क्वेश्चन नंबर 2 पर चौकी का निशान जरूर लगाते हैं। अब ये 2 संख्याएं कहां से आएंगी, देखो अगर हम गौर करें 306 और HCF बराबर 9 है, तो यानी HCF तो 9 है लेकिन इन संख्याओं का 9 है। LCM यानी इन संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या। तो हमें पता चलेगी संख्या ये है और ये है, क्योंकि HCF तो 2 संख्या है 3 संख्याओं का निकलेगा। पढ़ा था हमने 2 संख्या 3 संख्या का निकलेगा। तो HCF यहाँ पर 2 संख्या 9 है, तो ये संख्या ये भी संख्याएं होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ 306 और गुणनफल है तो गुणा लगाएंगे 657 बराबर, ठीक। बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए। मैथ को करने का एक सबसे आसान तरीका है कि इक्वल के नीचे बराबर के नीचे बराबर का डंडा चलता रहे, इधर चाहे कुछ भी हो इधर कुछ भी हो, तो उससे बड़ा प्यारा सवाल लग जाता है और ये सीक्वेंस में लगता है, ठीक है ना। तो चलिए HCF की जगह दिया 9 गुणा LCM। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये अक्षर है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा, या तुम्हें पता भी है किसी को अगर जैसे गर्ल्स बॉयज बैठते हैं स्कूल में जाके, तो कम से वैसे नहीं होता कि गर्ल्स और बॉयज में दोनों घिस के बैठ गए हों। हमें एक सीक्वेंस लगाना पड़ता है, इधर गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स होंगी, इधर बॉयज होंगे तो बॉयज होंगे। मतलब लड़कों में लड़के बैठाएंगे और लड़कों में लड़के ही बैठाएंगे, उन्हें मिक्सचर नहीं बैठा सकते क्योंकि लड़ाई दंगा होने का खतरा है, ठीक है ना।
ऐसे ही यहाँ पर देखना है कि बेटे नंबरों को नंबर में लाना है, ना कि हमें अक्षरों के साथ लिखना है। अक्षरों को अक्षरों पे ले जाना है, नंबरों को नंबर पे लाना है। इसका मतलब ये नंबर यहाँ पर क्या कर रहा है इसने अक्षर के साथ में, इस नंबर को इधर लाना पड़ेगा। इसके साथ भी एक आपको थोड़ी सी बात समझनी है बेटे, जब बराबर के निशान कोई भी संख्या इधर जाए या कोई भी संख्या इधर आए, समझिए मेरा बात को, बराबर के इधर जाओ या बराबर से इधर आओ तो हमेशा निशान उल्टे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटे? निशान उल्टे हो जाते हैं। तो आप समझते हैं ना, तो प्लस का निशान क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का निशान क्या हो जाएगा? प्लस, गुणा का निशान क्या हो जाएगा? भाग, और भाग का निशान क्या हो जाएगा? गुणा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात को? बराबर के इधर जाए या इधर आए, इधर जाओ या इधर से इधर आओ, तो निशान हमेशा बदलेंगे, यानी उल्टे हो जाएंगे हमेशा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, गुणा का भाग का गुणा। समझ में आ गई बात को? इसको रफ कर देना, ये देख लेना आपको। ठीक है, तो देखो ये संख्या गुणा में है तो हम तो गुणा में लिखेंगे, क्योंकि हमें इसको मतलब नहीं है। 657 बराबर ये 9 का है मैं गुणा में, गुणा का इधर को आएगा, ये इधर लेगा तो भाग में, भाग का मतलब बेटे बटे में होता है। ठीक है ना, भाग को हमेशा नीचे लाया जाता है, तो गुणा को भाग में हो गया, ये हो गया एलसीएम। अब ये एलसीएम हुआ तो देखो बेटे 9 से या तो इसे भाग दे सकते हैं, 9 से या इसे भाग दे सकते हैं। आप इसे भाग दे लो या इसे भाग दे लो, एक ही बात है। तो इसे भाग दे लें, तो देखो 9 से भाग देंगे हम 306 को, तो 9 तिया 27 होते हैं बेटे, 3 बच गया, यहाँ 6 उतारेंगे, 9 चौक 36 होते हैं। तो कितनी बार बेटा? 34 बार। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं काट के 9 से 34 बार, यहाँ हो गया 34 गुणा 657 एलसीएम। अच्छा बेटे जरूरी नहीं कि हमें ये काटना था, हम तो इसे भी काट सकते थे। 9 सत्ते 33, 2 बज 9 37, काट कोई से भी सकते हैं, इसको भी और इसको भी काट ले सकते हैं, लेकिन हमने इससे इसको काट दिया तो 34 यहाँ पर बचा है, गुणा का निशान है 657 एलसीएम में हो गया। ठीक है ना, अब ये क्या हो रहा है बच्चों, तुम ही बताओ क्या हो रहा है? गुणा हो रही है, तो गुणा करके लिख देंगे, हमारे घर से जा रहा भाई। 657 और 34 की गुणा, 7 चौक 28, हाथ से लगे 2, 4 5 20 और 2 22, हाथ से लगे 2, 4 6 24 तो 26, गुणा 3 7 21, हाथ से लगा 1, 15 2 17, हाथ से लगा 1, 18 1 19, तो देखो बेटे 8 3 13 11 1 12 1 1 2। इसका मतलब ये होगा कि आपका आंसर आया 22 3 3 8 बराबर एलसीएम। अब इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, इसीलिए एलसीएम यहाँ पर लिखेंगे 306 और 657 बराबर बन जाएगा आपका 22 33 8। ठीक है ना बेटे, ये आंसर आपको रहा सही हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बात की दिक्कत रही होगी। आपको बता दिया, क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन के अनुसार करेंगे, इस तरीके से करेंगे। एक बात ध्यान रखना, बराबर के नीचे बराबर लगाते चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये सवाल अपने आप ही अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो बेटे इसके अलावा अब चलते हैं हम अगले वाले सवाल पर, तो मिलते हैं अगले वाले पेज पर। सवाल नंबर 5 आपके पास है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी, यानी हमें उसकी जांच करनी है। पहले बच्चों अच्छी बात है, यहाँ लिखेंगे हल। पहले इस बात को देखो, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। अगर किसी संख्या को 0 पर समाप्त होना है तो उसमें गुणनखंड 2 और 5 का होना अनिवार्य है, यानी उसमें या तो 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर उन दोनों में से एक भी संख्या है, दोनों में से एक संख्या तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। और विशेषकर हमारे 5 का गुणनखंड होना जरूरी है। अगर किसी भी संख्या में 5 गुणनखंड आता है अधिकतर, यानी 2 और 5 साथ में आते हैं, तो वो 0 में समाप्त होगी। ठीक है ना, तो मतलब समझ में आ गई कि 5 दूनी अगर कोई भी गुणनखंड होगा 5 दूनी 10 हो जाएंगे, इसके आगे 3 लगाओगे तो 30 हो जाएगा, जब भी 0 पर समाप्त होगी। समझ में आ गई बात ना, यानी 2 और गुणा 5 0 पर समाप्त होने के लिए कितने गुणनखंडों की आवश्यकता है? 2 गुणा 5 की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे किसी भी संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड खंड में 2 गुणा 5 का होना आवश्यक है।
ठीक है ना प्यारे बच्चों। यानी जिसकी भी संख्या को 0 पर समाप्त करना है तो उसमें 2 गुणा 5 का होना आवश्यक है। अब देखते हैं, क्योंकि 6 की घात n, n से तो कोई मतलब नहीं है, 6 के गुणनखंड करते हैं तो बेटे 2 गुणा 3 आते हैं। यहाँ पर क्या है n, इसका मतलब ये हो गया कि 2 की घात n हो सकती है गुणा 3 की घात n हो सकती है। देखो 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, ठीक है ना। जब ये 5 नहीं आया तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 5 का होना आवश्यक है। तो लिख सकते हैं क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 की घात n गुणा 3 की घात n है, इसलिए 6 की घात n 0 पर, ये वाला लिखते हैं बेटे पूरा का पूरा अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही आंसर है बेटे, ठीक है ना। अच्छा ये लैंग्वेज आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं, बस आपको ये लिखना 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुणा 5 का होना आवश्यक है, अन्यथा वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर नहीं होगी। एक सवाल कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आया था, यहाँ पर 6 की घात n की जगह 2 4 की घात n, तो उसमें भी 2 गुणा 2 आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सेम संख्या कुछ भी हो ऐसी होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका ये 5वां सवाल भी समाप्त होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड के सामने है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्या है। पहले हमें समझना कि भाज्य क्या होता है। भाज्य कहते हैं जो किसी भी संख्या से भाग हो जाए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। किसी भी संख्या से भाग हो जानी चाहिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जैसे अगर हमने 15 लिया तो 15 किससे भाग हो जाएगा, एक तो 3 से भाग हो जाएगा, एक 5 से भाग हो जाएगा, बाकी और किससे भाग होगा नहीं, ठीक है ना, बाकी संख्या 15 से। तो देखो 15 हमारे 3 से भी भाग जाएगा और 5 से भी भाग हो जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं हम भाज्य संख्या है। मतलब ये है कि एक भाज्य संख्या के अगर गुणनखंड करने लगे, हम गुणनखंड करेंगे, जैसे 80 हमने निकाला था, तो सारे के सारे क्या आएंगे, अभाज्य आएंगे। तो एक बात जानना जरूरी है कि अगर भाज्य है कोई संख्या तो उसके गुणनखंड कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, कैसी भी हो। मतलब कुछ भी कर लीजिए, आप देख लीजिए, कुछ और ले लीजिए जो आपका मन करता हो। 36 ले लें, अभी कहा हमने पहला दूसरा सवाल देखो, 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से कैसे काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे ऐसे 3 बार और 3 से काटेंगे 3 बार। देखो 36 को देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो बेटे देखो 36 भाज्य है क्योंकि ये 2 से भी भाग जाती है, 2 से भाग जाएगी, 3 से भाग जाएगी, 4 से भी, लेकिन ये भाज्य नहीं है। यानी इसका मतलब है ये भाज्य है तो ये क्या है, अभाज्य है। बेटे समझ में आया कुछ बात कि भाज्य के जो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य के रूप में होंगे। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणन, कोई संख्या है और उसके गुणनखंड अभाज्य आ जाते हैं तो संख्या भाज्य होगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसी बेस को लेके चलते हैं। चलिए ये था हमारा पहले बेस, अब इसके बारे में समझते हैं। तो पहले सवाल है ये वाला यहाँ तक, उसके बाद ये वाला होगा। तो देखिए बेटे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13। देखिए एक बात तो ध्यान रखिएगा, गुणा में तो होगी तो गुणा हो जाएगी, लेकिन गुणा और प्लस या माइनस दिया हो, गुणा दिया हो प्लस माइनस दिया हो, तो उसमें जो एक जैसी संख्या होती है उनको बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकालने को बोलते हैं बेटे कॉमन लेना। क्या निकालते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, उसको लेना बोलते हैं कॉमन। अब देखो जैसे इसमें देखिए तो यहाँ तक तो गुणा है यहाँ तक, और यहाँ पर क्या है, ये प्लस में है। तो इसका मतलब इनमें देखना कि इनमें दोनों में कौन सी संख्या ऐसी आ रही है जो एक जैसी है। तो बेटे 13 यहाँ पर, 13 यहाँ पर, तो 13 को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, ले लिया बाहर, तो 7 बचेगा, यहाँ गुणा 11 बचेगा, ये 13 तो बाहर चला गया, यहाँ प्लस बचेगा। जब प्लस माइनस में हो, जो संख्या बाहर ली गई है उस संख्या से उसे भाग दे दो, यानी 13 से 13 में भाग देंगे, 13 का 13। चलिए तो यहाँ पर होगा 13 गुणा 77 प्लस का 1 बेटे। तो देखो 13 तो ये है गुणा 77 की जगह 78 आ गया। अब अभाज्य गुणनखंड तो 1 होगा, ये संख्या बड़ी है, हम इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। देखो 78 को अगर हम तोड़ें तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 3 13 13। तो बेटे देखो 78 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है ना। तो देखिएगा ये संख्या इस संख्या के, यानी ये तो है ही, चलो छोड़ देते हैं, इस संख्या के
गुणनखंड कितने हैं बेटे, अभाज्य गुणनखंड हैं, तो ये संख्या कैसी होगी आपकी, भाज्य संख्या होगी। अब ये संख्या कहां से बनी, यहां से, ठीक है ना। फिर लिखेंगे गणित की आधारभूत प्रमेय से, प्रमेय के अनुसार लिख दो, आधारभूत प्रमेय के अनुसार भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना बेटे। अभी देखो, आप मैंने लिखा गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। बेटे मेरे याद थी, आपकी याद, मेरे याद थी, मैंने लिख दिया। अगर आप इस लाइन को स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल लिख सकते हैं इतने, तो लिख देंगे ये सब अभाज्य गुणनखंड है, कोई जरूरत नहीं है आपको लिखना। अतः ये अभाज्य, अतः ये एक भाज्य संख्या है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो 78 है इसके अभाज्य, इसके गुणनखंड जो है अभाज्य है। इसलिए यहाँ पर इसको याद रहेगा तो लिख देना, नहीं याद रहे तो मत लिखना। नंबर किसी के नहीं कटेंगे, ठीक है ना। इसे लिखते हैं तो और अच्छा इंप्रेशन रहता है, तो नंबर किस कहीं ना कहीं हमारे बढ़ जाते हैं। याद हो जाए तो लिखना इस लाइन को, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बेटे ये वाली बात होगी, समझ गए नहीं। अब दूसरा सवाल चलेंगे, बिल्कुल सेम इसी के प्रकार का, उसे भी ये देखेंगे। देखिए बेटे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो संख्या आपस में हो उसको बाहर ले लें। तो देखो 5 यहां पर है, 5 यहां पर, 5 बाहर ले लो, बाकी सब बची हुई को लिख दो। 7 गुणा 6 गुणा, देखो 5 हमने बाहर ले ली तो क्या बचेगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5 ही काम 5। तो 5 तो है बेटे यहाँ पर, तो लिखें। अब गुणा इधर से करना तो क्या आसानी रहे, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, यहाँ तक तो 24 आ गया बेटे। गुणा 7 42, ये 42 आ गया, ब्रैकेट में लिख देंगे। अब 5 गुणा इन दोनों की गुणा करना, 6 से 42, 6 6 चौक, ठीक है बेटे, ठीक है ना। हम देखो 1 को भूल गए, प्लस का 1। अब इन दोनों की गुणा करते हैं, चलो 42 24 की गुणा करते हैं, 8 16 4 और ये 8 8 10 9 और 1 10, यहां पर लिखेंगे बेटे 108 प्लस का 1, ठीक है ना। ये वाला 1 जो हमारा चल रहा था, जोड़ो 5 गुणा 109। अब देखिए 109 खुद अभाज्य संख्या है, तो ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, यानी दो गुणनखंड हमारे पास अभाज्य हो गए, इसलिए ये कैसी होगी, भाज्य संख्या हो गई। तो लिख देंगे वही पुरानी बात, अगर याद हो तो ठीक, गणित के तो ये संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी। अतः 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5 एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना बेटे। आप इसका करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इस लाइन को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया होगा, थोड़ा गना नहीं आया होगा, पूरा आया होगा। फालतू नहीं बोलने की आप बिल्कुल भी बच्चे, बिल्कुल देखो पढ़ें। मैंने बताया जो जैसा उसे बाहर ले लेते हैं, बाकी बच्चे को लिखते हैं, और जब प्लस माइनस होता है वहां पर इसका जो बाहर सीखा इसके बाहर में बाहर देते हैं। तो 5 ही काम 5। अब इनको गुणा करेंगे तो इतना आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। अब एक सवाल और बचा हुआ है आपका, उसको भी अभी कर लेते हैं ताकि ये अभ्यास एक्सरसाइज पूरी खत्म हो सके। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, अगला फिर वही वाले क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन डर गए ना देख के, भाई डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लैंग्वेज इतनी बड़ी हो सकती है लेकिन क्वेश्चन आंसर बड़े नहीं होते। समझ में आने बात को। देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, लो सही करके लिख देंगे। लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है,
लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी एक स्पीड से तेज जाएगा और एक स्पीड में ज्यादा लगता है। तो गोल वृत्ताकार का मतलब गोलाकार, वैसे घूमते हैं तो एक पहले पहुंच जाता है एक बाद में पहुंच जाता है। वो कह रहा पहले पहुंच के जो दूसरा पहुंचेगा उसे कितने समय बाद मिलेगा। ठीक है ना। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक ही दिशा में चलें और एक ही तरफ भागें और वो एक साथ मिलने की स्थिति आ जाए या एक दूसरे को क्रॉस करने की स्थिति आ जाए कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, हमेशा 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 वहां पर एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है ना बेटे, सारा एलसीएम निकाल देंगे, बाकी कुछ नहीं। अब देखो सवाल करना कैसे, इसको देखते हैं। देखिए बेटे यहाँ पर लिखेंगे हल हम, ठीक है, जहां पर नंबर दिया है उसमें देखते हैं। देखो ये रहा, रवि को सोनिया को 12 मिनट लगते हैं, तो आपको ऐसे लिखना बिल्कुल, सोनिया को लगा समय बराबर बेटे 18 मिनट। ठीक है ना, सोनिया को 18 मिनट लगे हैं। अब उसके नीचे देखो रवि को 12 मिनट लगे हैं, तो यहां लिखेंगे रवि को लगा समय 12 मिनट। अब मैंने तो लगा समय लिखा, तुम ये भी लिखते हो सोनिया को समय लगता है 18 मिनट कर सकते हैं, रवि को समय लगता है 12 मिनट। जैसे यहाँ पे लिखा रवि को 12 मिनट का समय लगता है, तो मिनट ये नंबर बराबर के इधर जाना चाहिए, किसी भी सवाल में नंबर इधर आना चाहिए। ठीक है ना बेटे, तो हो गया। अब देखो लास्ट में क्या पूछा है, तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, बिल्कुल ये लिख दो, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर इन दोनों का एलसीएम, यानी एलसीएम 18 और 12 का। ठीक, ये सवाल तो यहीं पर रहेगा। आपको एलसीएम निकालना अलग भी है, 18 का 12 का, या तो मेरी पहली वाली विधि से निकाल सकते हैं, ये इससे भी निकल जाता है। इसकी जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी, 2 में 18 और 2 छक्का 12। अब देखो 2 नहीं कटेगा, 2 से 6 कट जाएगा, तो 2 से लिखेंगे 2 निम और 2 तिया 6, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 से कट जाएगा 3 कम 3, 3 कम 3। तो देखो बेटे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितना आया, 2 दिन 4 थे 12 और दे 36 मिनट बाद। तो एलसीएम कितना आ गया बेटे इनका 36, यहाँ पर 36 मिनट बाद। हाँ, अगर आप सोचेंगे ये करके दिखाना, हाँ बेटे ये करके दिखाना, जब भी आपको ये पता चलेगा। ठीक है ना, इससे ऐसे करने से हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कैसे टीप लिया हो। तो इसको करके दिखाना है आपको, और यहाँ पर 36 मिनट बाद लिखते हैं। तो इस प्रकार आपका 1.1 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके 1.2 की तरफ को चलेंगे। तो आपके लिए जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप पढ़ते रहें, बस केवल पढ़ते रहें, याद ना करें, पढ़ते रहें, और आपको ये अपने आप सवाल आने लगेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।